हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर है क्या? ध्यान से देखिए। ये फिगर मैंने बनाया है, सर्किट डायग्राम है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, और यह एक कंडक्टर से जुड़ा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। सब अब इससे होकर करंट जा रहा है अगर आई, तो आप जानते हैं कि I बराबर E बाई आर प्लस आर होना चाहिए। अब यह देखें कि यह पावर है क्या। इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा या इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ईएमएफ तो E है, लेकिन जब करंट सप्लाई हो रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है, ऐसी स्थिति में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं है बल्कि V है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर के क्रॉस जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। और कितने से डिक्रीज कर रहा है? V से डिक्रीज कर रहा है। और यह V किसके बराबर है? यह जो V है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यह इसके बराबर है। यह V है। तो यह पोटेंशियल का डिक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए कि यह सेल डीक्यू चार्ज भेज रहा है, यह बैटरी डीक्यू चार्ज भेज रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह कंडक्टर से होकर फ्लो करता है, तो यह कुछ न कुछ एनर्जी डिसिपेट करता है, और यह एनर्जी किसके डिक्रीज कराता है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। और कितने से डिक्रीज करेगा? तो यह डिक्रीज करेगा V इंटू यह एनर्जी dq इंटू V। अगर dq चार्ज सप्लाई कर रहा है तो dq इंटू V के बराबर जो वर्डन है, यह क्या है? यह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसके क्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस। यह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? dq इंटू V। अगर सपोज कीजिए कि dt समय में dq चार्ज जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में हम dq को हम लिख सकते हैं I dt, क्योंकि आप जानते हैं कि I बराबर होता है dq बाई dt। इसका मतलब है dq बराबर I इंटू dt। सो dq के जगह पर हम I dt इंटू V लिखे, या vi dt लिख सकते हैं, इसको vi dt लिख सकते हैं। तो यह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कितना से? dq चार्ज के सप्लाई से यह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब जरा सोचिए कि यह dq चार्ज अब जब फ्लो कर रहा है तो एक्सटर्नल से एक्सटर्नल पर इमर्ज कर रहा है। तो यह इमर्ज कर रहा है, तब यह क्या कर रहा है कि जैसे ही dq चार्ज यहां से यहां आ रहा है, इसके पोटेंशियल को बढ़ा दे रहा है, अर्थात इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। तो जितना डिक्रीज इन पोटेंशियल हो रहा है, उतना ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बैटरी का हो रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना एनर्जी यह सप्लाई करता है, उतना ही एनर्जी इस रेसिस्टर के द्वारा, इस कंडक्टर के द्वारा कंज्यूम होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बैटरी के द्वारा सप्लाई एनर्जी कितना है, और जितना सप्लाई एनर्जी है उतना ही इसके द्वारा कंज्यूम्ड एनर्जी होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहां से आता है? तो एनर्जी सप्लाई कर रहा है बैटरी, और एनर्जी खर्चा कौन कर रहा है? तो यह रेसिस्टर कर रहा है, रेसिस्टेंस उसका जो है सो एनर्जी खर्चा कर रहा है। तो जितना एनर्जी यह सप्लाई कर रहा है, उतना ही एनर्जी यह कंज्यूम कर रहा है, और यह एनर्जी भी dq के बराबर है या vi dt के बराबर है, यदि वह dq चार्ज को सप्लाई कर रहा है। तो फिर इसको देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, और उसी एनर्जी को यह रेसिस्टर कंज्यूम करता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार एनर्जी डिसिपेटेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टर। एक एनर्जी सप्लाई करने वाला है, दूसरा एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। अब जरा सोचिए कि कितना एनर्जी यह बैटरी ट्रांसफर करता है। इसको अगर हम निकालें तो लिख सकते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क से कि यह P बराबर होगा du बाई dt। du के बदले में हमने v dq लिखा है, v कांस्टेंट है, v को बाहर रखे, dq बाई dt I है, P बराबर vi। यह रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर है, यानी यह जितना एनर्जी ट्रांसफर किया रेसिस्टर को, यह उसका रेट है। एनर्जी का रेट ही बताता है पावर, इसलिए यह पावर है। यानी पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी, इस बैटरी के लिए। और यदि हम यह कितना कंज्यूम किया यह निकालना हो, तब हम निकालेंगे I स्क्वायर आर। यह क्या होगा, I स्क्वायर इंटू आर के बराबर एनर्जी कंज्यूम करेगा, या I स्क्वायर आर को हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर। इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर, क्योंकि I बराबर हम लिख सकते हैं V बाई आर। V बाई आर का स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर चला जाएगा, और नीचे एक R से एक R कैंसिल हो गया तो एक R नीचे बच गया। यह रेसिस्टिव डिसिपेशन कहलाता है, यानी जितना यह एनर्जी डिसिपेट किया, यह एनर्जी सप्लाई किया, यह एनर्जी डिसिपेट किया। एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि P बराबर VI एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होता है। यह हमेशा याद रखेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि दोनों स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी डिसिपेटेड लिख रहे हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी लिख रहे हैं, इसमें वे कंफ्यूज करते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी लिखेंगे तो VI के बराबर लिखेंगे P इज इक्वल टू VI, और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टर लिखेंगे तो लिखेंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। इस बात को हमेशा समझेंगे। मैंने नट सेल में इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया है, रिमेंबर याद रखने के लिए, कि टोटल पावर यानी पावर डिसिपेटेड प्लस पावर जनरेटेड बाय द बैटरी, पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर, कुल टोटल पावर जीरो होता है किसी सर्किट में। इज जीरो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि जितना एनर्जी यह सप्लाई करता है उतना ही एनर्जी यह कंज्यूम करता है। इन ए सर्किट जनरली बैटरी सप्लाइज एनर्जी VI एंड रेसिस्टर ऑलवेज डिसिपेट I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। आप इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जानते हैं, वाट होता है। तो इसको हम जूल बाई सेकंड कहते हैं, जूल पर सेकंड, और इसी को हमने लिखा है वाट। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए, यह एक सिंपल सर्किट है। एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यह किसी कंडक्टर, किसी रेसिस्टर के क्रॉस, यह अगर सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट बहता है इसके क्रॉस I। और इसको हम अगर लिखें कि करंट I का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट in the given circuit is E is equal to, इलेक्ट्रिक करंट है, I is equal to E by रेसिस्टेंस, तो E by R प्लस R, यह इलेक्ट्रिक करंट हुआ। यह रेसिस्टर कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा या कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बैटरी
एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बैटरी बराबर हम लिखेंगे रेट ऑफ एनर्जी, पावर कंज्यूम्ड लिखिए, पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर क्या लिखेंगे, E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। पावर कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टर नॉट बैटरी, पावर कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टर इज आई स्क्वायर आर, दिस इज इक्वल टू आई का वैल्यू रखे इंटू आर। अब मैक्सिमम पावर क्या कंज्यूम कर सकता है, मैक्सिमम पावर को गेट करने के लिए फॉर मैक्सिमम पावर dp बाई dr must be equal to 0 for p to be maximum dp by dr is equal to 0, याद कीजिए मैक्सिमम मिनिमम, for y to be maximum dy by dx is 0, so यहाँ dp by dr is equal to 0। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें r के रिस्पेक्ट में तो नीचे क्या हो जाएगा, r प्लस r का टू द पावर 4, और इसको पहले छोड़ेंगे तो हो जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, और r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस ई स्क्वायर को हम छोड़ेंगे तो ई स्क्वायर आर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2r प्लस r, और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो इतना ही रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, या r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 2r ई स्क्वायर कॉमन ले लिया और यह भी चला गया उधर, 0 हो गया, टोटल इंटू r इंटू 2r इंटू r प्लस r इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लें, यह क्या हो जाएगा, r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू r प्लस r, एक r प्लस r कैंसिल, सो r प्लस r इज इक्वल टू 2r, और कैपिटल R बराबर है स्मॉल r, यानी मैक्सिमम इन पावर यह ट्रांसफर तब करेगा इसको जब कैपिटल R का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r के बराबर होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और यह मैक्सिमम पावर P कितना होगा, P मैक्सिमम, अगर हम यहां कैपिटल R के जगह पर हमें स्मॉल r दे दें तो यही मैक्सिमम पावर हो जाएगा, ई स्क्वायर कैपिटल R के जगह पर स्मॉल r दिए, यहां भी स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर किए, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर r बाई 2r का स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर, और एक r कैंसिल हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा E बाई 4r। तो मैक्सिमम पावर कितना सप्लाई होगा बैटरी के द्वारा, यह E बाई 4r के बराबर होगा, ई स्क्वायर बाई 4r के बराबर। मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी या ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4r, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसको समझने के लिए आप समझिए पहले
आप अभी अभी हमने लिखा है कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और डी डब्ल्यू हमने क्या लिखा है, P इंटू डी टी के बराबर, या डी डब्ल्यू हो गया, P को हम लिखे थे आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। यदि हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक के लिए तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया। यह वास्तव में वर्णन क्या हुआ कि पावर जो बैटरी सप्लाई किया था उस पावर के द्वारा जो रेसिस्टर हीट हुआ इस थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये t समय तक के लिए, और तब वर्णन इतना हुआ। अर्थात यह थर्मल एनर्जी है और इस थर्मल एनर्जी को हम H से इंडिकेट कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस्ड। यह हो गया कितना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यह मतलब आई स्क्वायर आर टी से मतलब है कि जूल्स लॉ 3 है। पहला लॉ कहता है कि H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इफ R एंड T आर कॉन्स्टेंट्स। जब H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, कहने का मतलब है कि इफ ए current is supplied through a conductor for a given time, then the heat produced in the conductor is directly proportional to the square of the current. दूसरा लॉ है, यह पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ है कि H is proportional to R if I and T are kept constant। कहने का मतलब कि if a given current is passed through a conductor for a given time, then heat produced in the conductor is proportional to the रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और तीसरा लॉ है कि H इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन है कि इफ I एंड R आर कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए गिवन करंट इज पास थ्रू ए गिवन कंडक्टर, देन heat produced in the conductor is directly proportional to the time for which current passes through that conductor। इस तरह से यह फर्स्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फर्स्ट लॉ है, यह सेकेंड लॉ है और यह थर्ड लॉ है, और इसी को कंबाइन करके हम बोलते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कल अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे, कुछ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, और इस तरह से हमारा चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।